आते हैं। मैं उन सब के सीने में गोली उतारना चाहता हूं जो भारत को मुर्दाबाद कहते हैं। पर मारा, बहुत बढ़िया मारा। एक मारा, ये गलती करी, कई मारने चाहिए थे। तो हम इस देश की रक्षा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए और अपनी मान सम्मान के लिए ऐसे जैसे कन्हैया को 4 को थप्पड़ और मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त चुनाव की बयार बह रही है और चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अपने अपने प्रचार के लिए कॉलोनियों में जा रहे हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं बलबीर नगर की गली नंबर 16 में। आज यहां पर एक चुनावी जनसभा है या चुनावी जनसंवाद भी कह सकते हैं। यहां पर तमाम जो नगर के मुअज्जिज व्यक्ति है मेरे साथ खड़े हैं। चलिए मैं उनसे जानकारी ले लेता हूं कि इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से कौन सा कैंडिडेट बाजी मारेगा। मेरे साथ यहां पर खड़े हुए हैं शिव कौशिक जी, जिनके निवास स्थान पर आज ये जनसंवाद कार्यक्रम होगा। कौशिक जी, आपको क्यों लगता है कि यहां से मनोज तिवारी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे? जिस प्रकार से मनोज तिवारी जी ने पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाया है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सबसे पिछड़ी हुई लोकसभा हुआ करती थी। बहुत सांसद आए और उत्तर पूर्वी लोकसभा को जब भी कभी यमुना पार करते थे तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जाम की स्थिति क्या होती थी, रोडों की स्थिति क्या होती थी, पुलों की स्थिति क्या होती थी। अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा को किसी व्यक्ति ने मेट्रो दी है तो वो मनोज तिवारी जी हैं। अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा में डबल डेकर रोड दिया है, पुल दिए हैं, तो मनोज तिवारी ने दिए हैं। अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा में 3 सेंट्रल स्कूल दिए हैं तो मनोज तिवारी जी ने दिए हैं। अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर झील वाला पार्क दिया है तो मनोज तिवारी ने दिया है। उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर कम से कम 100-150 एकड़ ज़मीन डीडीए की ज़मीन जो कि विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखी थी, अगर उससे कब्जा छुटा करके अगर किसी ने कार्य किया है और उस पर पार्क का डेवलपमेंट किया है तो मनोज तिवारी ने किया है। मनोज तिवारी जी के आने के बाद में पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के अंदर जो समय समय पर जो समस्याएँ निरंतर चलती रहती थी, कम से कम पिछले 10 वर्षों से हम वो नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी बात इसलिए ज़रूरी है कि मनोज तिवारी जी के सामने आज जो विपक्षियों ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि ये कौन आदमी है। टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रेसिडेंट है ये, और आज इसके साथ में लगभग 1000 लोग वही चल रहे हैं। आप खुद मुआयना करके देख लीजिए, मेरी बात पर विश्वास मत करो। तो ऐसे आदमी को वोट देने से तो अच्छा है कि दाऊद इब्राहिम को वोट दे दो। इसलिए मनोज तिवारी जरूरी है। अभी आपने समुदाय विशेष की बात करी, यानी संप्रदाय विशेष की बात करी, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में, क्योंकि ग्राउंड पे सर्वे करता हूँ, जब मैं उनकी कॉलोनियों में जाता हूँ तो वहाँ पर जो मौलाना है और मौलवी है, उन्हें एक आह्वान कर रहे हैं कि आप एक तरफा वोटिंग आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है कन्हैया कुमार को करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। यहाँ पर जो मुसलमानों का प्रतिशत है वो 25 से 30% है। अगर 10% बहुसंख्यक समाज ने भी उधर वोटिंग कर दी तो ये पासा पलट भी सकता है। नहीं, मुस्लिम समुदाय तो आपकी जानकारी में होगा कि पहले भी कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई विशेष परसेंटेज नहीं आता था। 1% 2% कभी आ गया तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो बाकी जो सामाजिक लोग हैं या जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, वो सब मनोज तिवारी जी के और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को अगर वोट पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पे पड़ रहा है, मनोज तिवारी जी के चेहरे पे पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटियाँ दी हैं, पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उन गारंटी के नाम पर वोट पड़ेगा। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है, लेकिन क्या कारण था बीजेपी ने अपने 6 पुराने कैंडिडेट की टिकट काट दी और केवल मनोज तिवारी जी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से? क्या वो बाकी कैंडिडेट काम नहीं कर पा रहे थे? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, और आप समझिए कि एक नॉर्मल से कैंडिडेट को भी कैंडिडेट बना देती है। तो हमारे यहाँ तो ये उदाहरण है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है,
6 कैंडिडेट बदल दिए, पिछली 2 बार से लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके प्रश्न का दूसरा जवाब दे दूं, जो अभी भैया से आप पूछ रहे थे कि रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। मतलब आप कन्हैया कुमार के सीने में गोली उतारना चाहते हैं? मैं उन सब के सीने में गोली उतारना चाहता हूं जो भारत को मुर्दाबाद कहते हैं। अच्छा, इस थप्पड़ का कोई भी हो। इस थप्पड़ कांड पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी अपनी करनी की सजा है। ये मेरे आपके कहने से तो कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। ये देशभक्त लोगों का जन सैलाब है जो 25 तारीख को वोटिंग करेगा। आप समझिए, जिस नवयुग में ये भी काम किया, हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो थप्पड़ कांड रहा ये उनकी, केजरीवाल की और कांग्रेस की साजिश है। वो हर चुनाव में थप्पड़ खा लेते हैं। मैं समझता हूं कि उनके सारे प्रत्याशियों में थप्पड़ ना लग जाए, ऐसा मुझे डर है। वो क्योंकि उनका स्टंट है। देखिए, आप समझिए, कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को अफजल तेरे कातिल जिंदा है कैसे कह सकता है वो? अगर संसद पे हमला होगा, हमारी अस्मिता पे हमला होगा, हमारे संविधान पे हमला होगा, तो किसी भी अफजल को हर बार फांसी दी जाएगी। ये मेरा आपसे कहना। जैसा कि आपको मालूम है कि कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले युवक का नाम दक्ष चौधरी था और उसका जो सहयोगी था उसका नाम अन्नू चौधरी था। चलिए, मैं एक युवा से ही राय ले लेता हूं। एक युवा ने थप्पड़ मारा और दूसरे युवा की क्या राय है? क्या इस मामले को आप उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं, थप्पड़ कांड? वैसे देखो, मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं जी। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे बिना लाभ लपेट के सीधी सी बात करूँगा। थप्पड़ मारा, बहुत बढ़िया मारा। एक मारा, ये गलती करी, कई मारने चाहिए थे। ये थप्पड़ उसको बचपन में लग जाना चाहिए था जब वो छोटा था। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, जिसका नाम कन्हैया है, जिसकी माँ ने उसका नाम कन्हैया रखा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसकी माँ सनातन में यकीन रखने वाली एक कृष्ण की भक्त रही होगी, तभी उसने अपने बच्चे का नाम कन्हैया रखा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर बचपन से लेकर के स्कूल में पढ़ते थे जब हम, तो हमको सिखाया जाता था कि देशभक्ति क्या होती है, सेना का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति सेना को ये कहता है कि कश्मीर में सेना तो महिलाओं का पकड़ पकड़ करके बलात्कार करती है, ऐसे लोगों को अगर पब्लिक यहाँ पर जब वो लोकल में घूमेंगे तो रोष तो है मन में। अब अपना अपना तरीका है रोष प्रकट करने का। मैं यहाँ भाषण दे के दे रहा हूँ, आप जो है लोगों से पूछ रहे हैं, कोई गाली दे के दे रहा है, कोई थप्पड़ मार के दे रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि थप्पड़ एक ही क्यों लगा, थप्पड़ कई लगने चाहिए थे। और मुझे कोई भी बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा ये कहने में कि अभी चुनाव में 2-3 दिन के और बाकी हैं प्रचार में, अगर 2-4 थप्पड़ और लग जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने ये थप्पड़ लगने से पहले भी एक बयान दिया था, आपको पता होगा कि इनको थप्पड़ लग सकता है, वो थप्पड़ लग गया। और मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको चलाने के लिए फिर से बड़ी खबर मिले कि कन्हैया कुमार को फिर कहीं थप्पड़ लग गया। मतलब फिर दोबारा थप्पड़ दोहराया जा सकता है थप्पड़ कांड का। क्या लगता है? लेकिन इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, हर इंसान को प्रचार करने का अधिकार है। क्या इस तरह से आप उनके प्रचार के अधिकार से उनको वंचित नहीं कर रहे हैं? कुछ और कोई कहना चाहेगा आप? देखिए, प्रचार से कोई वंचित नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लेकिन जिस तरह आप उनके प्रचार के दौरान थप्पड़ मार रहे हैं उनके चेहरे पर, प्रचार के दौरान ये पब्लिक का आक्रोश भी होता है। अगर हमसे कोई हमारी आक्रोश किस बात का? आक्रोश इस बात का कि जब भारत के टुकड़े करने के लिए कोई कहेगा, जब, लेकिन ये बात कन्हैया कुमार ने कही थी, लेकिन उसका समर्थन तो उसने किया था ना। जो हमारे फौजी, हमारे लड़ने वाले हैं, जो हमारे लिए अपने सीने पर गोली खाकर भी, अपना बलिदान देकर भी इस देश की रक्षा कर रहे हैं, जब उनको बलात्कारी बताया जाएगा तो क्या इस देश का युवा चुप रहेगा? हम बचपन से लेकर बड़े होने तक जय हिंद जय जवान कहते हैं, और उन्हीं के ऊपर अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा हम चुप रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर वो हमारी रक्षा करने के लिए वहां पर बॉर्डर पर खड़े हैं, तो हम इस देश की रक्षा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए और अपनी मान सम्मान के लिए ऐसे जैसे कन्हैया को 4 को थप्पड़ और मारेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे को मारने में। भैया, तुम हमारे फौजियों को, जो हमारे लिए सीने पे गोली खाते हैं, उनको तुम बुरा भला बोलोगे तो भैया हम तो थप्पड़ मारेंगे। या तो फिर अपनी तुम आदतें सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बताओ कि भाई हमारे फौजी जो है वो किस तरह से काम करते। तुम्हें पता नहीं है क्या? या ये बात, इतने बड़े तुम नेता बनने के लिए घूम रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता है तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? अपने किए की माफी अपने किए की क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट देकर अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है? मुझे ऐसा लगता है ये जैसे सारे जोकर इकट्ठे हो गए हैं, मतलब जोकर जोकर ही कहूँगा इन सबको। पहले नंबर का जोकर कौन है आप ये बता दीजिए। पहला झाड़ू वाले हो गए,
फिर ये हाथ वाले हो गए। देश का सबसे बड़ा जोकर, मैंने ये प्रश्न पूछा है। देखो बार बार पप्पू मत कहलवाओ मेरे से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं। सब जानते हैं। मगर कहना चाहूँगा ये जो खिचड़ी इन्होंने जो करी है ना, पब्लिक के दाल अलग चावल अलग करके मानेगी। आज जो कन्हैया यहाँ पर आ रहे हैं वो किस मुंह से आ रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अरे ये पब्लिक सब जानती है, ये वही कन्हैया है, देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। अरे भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस देश में पैदा हुए, दूध पिया, इतने बड़े हो गए और देश के टुकड़े करोगे। और जो फौजी हमारे अपना हर मतलब शरीर त्याग रहे हैं तो उनको पे यार आरोप लगाओगे। जी एक मिनट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है केवल, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। जी कहिए। बार बार कन्हैया कुमार के बारे में बात कर करके हमें और इस क्षेत्र की जनता को अपमानित मत करिए, क्योंकि कन्हैया कुमार को ना तो हम नेता मानते हैं, ना कन्हैया कुमार को हम एक अच्छा इंसान मानते हैं, और हम इसको केवल और केवल एक निशाचर मानते हैं, और निशाचर के बारे में बात करने से हम सबका अपमान होता है। पहली बात, ये चुनाव जो हो रहा है ये मनोज तिवारी जी का या कन्हैया कुमार का नहीं हो रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है ये हमारे देश का चुनाव है, हमारे राष्ट्र का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि हम जिस पार्टी को वोट देंगे वो इस राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, यही वो हिंदुस्तान है और यही वो दिल्ली है जिस दिल्ली के जामा मस्जिद का बुखारी खड़े होकर के कहता था कि मैं इस संविधान को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। इसी देश के अंदर महबूबा मुफ्ती ये कहती थी कि 370 नहीं हट सकती, कत्लेआम हो जाएगा। इसी देश के अंदर ओवैसी ये कहता था कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, देश के अंदर कत्लेआम हो जाएगा, बिल्कुल राम मंदिर नहीं बनने देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 370 भी हट गई, क्या कोई कत्लेआम मचा? आज किसी की हिम्मत है कि अपने आप को पाकिस्तान का एजेंट कहे और ये कह दे कि जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले? आज ओवैसी कह सकता है कि राम मंदिर नहीं बनने देगा, राम मंदिर भी बना। ऐसे बहुत सारे कोड जो 1947 से इस देश के अंदर सरकारें हमें दे रही थी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने उन सारे कोड़ों को दूर करने का काम किया है। और ऐसे कोड, मैं कांग्रेस को कोड का नाम दे रहा हूं, ऐसे कोड को कम से कम हमारे बलबीर नगर, कम से कम हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर कोई चुनने वाला नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। आप बार बार कन्हैया का नाम लेकर के उसको नेता मत बनाइए। देखिए मैं कन्हैया का, मैं एक पत्रकार हूं, जो भी प्रत्याशी होगा मैं उसके बारे में पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है। जी आप कहिए, आज युवा में बहुत जोश है, आप इस थप्पड़ कांड को उचित समझते हैं अनुचित समझते हैं? अभी इलेक्शन आ रहे हैं जी, मैं उस चीज़ पे दो वार्तालाप करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। कि चुनाव का टाइम आ गया, 25 तारीख को शनिवार को दिन का हमारा वो होगा वोटिंग का, तो जो भी हिंदू लोग हैं वो वोटिंग डालें, कोई छुट्टी या वैकेशन पे मत जाइए उस पे। दूसरी ये है कि लेकिन एक साजिश के तहत सुना गया कि यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए कुछ हिंदूवादी ही, जिन्होंने माथे पर तिलक और जनेऊ पहन रखा है, बसें बुक कर कर खाटू श्याम जी, बालाजी के लिए बसें बुक कर रहे हैं वोटिंग कम करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह फैला रखी है। मैं लोगों को बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, पब्लिक साथ समझदार है, कहाँ वोटिंग डलेगी, बस उनको ध्यान रखना है। जो लोग एक दूसरे को कल को आपस में गाली देते थे, जब केजरीवाल फर्स्ट टाइम आया था, उसने जब गठबंधन से कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, किसी कारण बस वो टूट गई थी, फिर दोबारा कर चुनाव हुए। आज भी वही चीज़ है, पूरा भारत गठबंधन कर रहा है खाली एक बंदे को लाने के लिए, मोदी को हराने के लिए। मतलब या तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, जैसे वो उसने भी बयान दिया है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री कोई भी बने, जय श्री राम के नारे पर वोट लगेगी, बीजेपी जीतेगी। और अगर ये गठबंधन सरकार बाई चांस जीतती है कैसी कुत्ता बिल्ली करके, तो आगे चलकर ये आपस में लड़ेंगे, आधा भारत खा जाएंगे। वो जो देश का खजाना है ना, जिसको बोलते थे खाते थे, वो सारा वो कब्जा लेंगे अपने अपने, फिर पदों के ऊपर उनकी लड़ाई होगी और सरकार फिर गिर जाएगी, आधा भारत खाली हो जाएगा। तो सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। मैं संवाद नेशन के साथ राजेश भसीन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।